बड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखे हैं, दोनों पोजीशन ऑफ एडवर्ब के टॉपिक्स हैं। एडवर्ब की पोजीशन पढ़ना बेकार है ऐसा सुनने में आता है, ऐसा टीचर्स बोलते हैं। अगर इतना ही बेकार है तो आओ दोनों सेंटेंस पूछे गए हैं, बताओ जरा इन्हें। विल यू बी फ्री ऑन मंडे? आई एम यूजुअली फ्री ऑन मंडे। एक और सेंटेंस है व्हेन विल यू राइट द लेटर बट आई हैव ऑलरेडी रिटन इट। देखो टॉपिक जो है वो एक्चुअल में जो सेंटेंस लिखे हैं ना, इन सेंटेंस को अगर आप देखोगे तो आई एम यूजुअली फ्री सही लिखा है, आई हैव ऑलरेडी तो आप कहोगे ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन जब एग्जाम में पूछा गया तो एग्जाम वालों ने कहा ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो अब यहाँ आके फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं ऐसा? देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जब भी हम देखते हैं कहीं कोई क्वेश्चन पूछा गया, नोट करना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई क्वेश्चन पूछा गया और उस क्वेश्चन का कोई आंसर मिला, कोई उसका आंसर मिला और इस आंसर में किसी वर्ब पे फोर्स किया गया है, इस वर्ब पर फोकस किया गया है, फोर्स किया गया है, जोर दिया गया है, स्ट्रेस किया गया है, इसे स्ट्रेस किया गया इस वर्ब को। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, कहीं कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर हमें लिखा, हमने नहीं देना, आंसर लिखा होगा जैसे इन दोनों में आंसर लिखा है, उसमें जो वर्ब है उस पर फोर्स किया गया, जोर दिया गया या फिर उसे स्ट्रेस किया गया, मतलब उस पर जोर दे के बोला गया। जैसे सेंटेंस लिखा है हमारे सामने विल यू बी फ्री ऑन मंडे, तो उसने आंसर दिया आई एम यूजुअली फ्री ऑन मंडे, मैं तो होता ही हूँ मंडे को फ्री। नीचे सेंटेंस देख लेते हैं व्हेन विल यू राइट द लेटर, आप लेटर कब लिखोगे? उसने कहा बट आई हैव ऑलरेडी रिटन इट, मैं तो पहले से लिख चुका हूँ। तो दोनों पे स्ट्रेस किया गया वर्ब को। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एडवर्ब होता है, ये जो हमारा एडवर्ब होगा वो एडवर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब से पहले। वो एडवर्ब कहाँ होगा? हेल्पिंग वर्ब से पहले, या हम ये कह सकते हैं वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा जाएगा, वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा जाएगा और हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा जाएगा। मतलब दोनों सेंटेंस गलत हैं। सेंटेंस में आई एम यूजुअली नहीं होना चाहिए, सेंटेंस में होना चाहिए आई यूजुअली एम। बड़ा अटपटा लगेगा आपको और हो सकता है आपको, आपकी आंखों को विश्वास ना हो, कहीं ऐसा ना लग रहा हो ये गलत पढ़ा रहा है। सर जी ज़रा बात को ध्यान से सुने। एक और सेंटेंस आपके नीचे है व्हेन विल यू राइट द लेटर बट आई हैव ऑलरेडी, तो क्या होगा? आई ऑलरेडी हैव रिटन इट। ठीक है, आगे बढ़े। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, हम एक ही पॉइंट में इन तीनों को कवर कर पाएंगे। हम जानते हैं पिछले वीडियो से आप सीख के आए हो, मैनर को पता करने के लिए हमें क्वेश्चन करना होता है हाउ, वेयर से पता लगता है प्लेस का, और टाइम का पता लगता है बच्चा व्हेन से। इतनी बात आपने पिछले वीडियो में सीखी है। जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जाके देखेंगे तो समझ में आएगा। बहुत बेसिक से मैंने आपको सारे टाइप्स एक्सप्लेन किए हैं एडवर्ब के। ठीक है बच्चा, देखो कोई भी सेंटेंस जब हमारे सामने होता है तो उस सेंटेंस में हम जानते हैं एक सब्जेक्ट होगा और उस सब्जेक्ट का अपना एक वर्ब होगा। ठीक है बच्चा, तो इस अगर इन तीनों में से मैनर, प्लेस, टाइम में से कोई भी एक एडवर्ब आया सेंटेंस में, हमें तो वर्ब के तुरंत बाद लिखना होता है, वर्ब के तुरंत बाद लिखना होता है इन तीनों में से कोई भी आएगा तो। ठीक है, अगर इस सेंटेंस को मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, द टीचर ट्रीटेड लविंगली। भाई लविंगली एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा क्योंकि ये HOW हाउ, मतलब एक मैनर को बता रहा है। टीचर ट्रीट करता है, टीचर ने ट्रीट किया, कैसे किया, कैसे मतलब हाउ का आंसर मिला और हाउ का आंसर मैनर मिलता है, तो ये एडवर्ब हुआ। अभी मैंने क्या बताया आपको, जब एक सेंटेंस में जहाँ वर्ब लिखा होगा तो एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम में से जो भी आएगा वो तुरंत बाद लिखा जाएगा एक वर्ब के, तो सेंटेंस सही हुआ। बट अगर ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाए, इस सेंटेंस को इस तरीके से ना लिखकर अगर एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाए, द टीचर ट्रीटेड लविंगली ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स। अब ये एग्जाम में पूछ लिया जाए हमसे तो हम क्या करेंगे? भाई हम जानते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वर्ब के तुरंत बाद आना चाहिए, लेकिन ये ऑल द स्टूडेंट्स क्या है? ऑल द स्टूडेंट्स
आप देखोगे वॉट और whom का आंसर मिलता है तो ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आपने क्वेश्चन में किया द टीचर ट्रीट किया whom किसे, ऑल द स्टूडेंट्स को, तो whom का आंसर मिला तो सिंपल है, whom का आंसर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो आप जानते हो कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो आप ऑब्जेक्ट को वर्ब से अलग नहीं कर सकते किसी वर्ड को बीच में लिखकर। ये पॉइंट आप अच्छे से जानते हो, बेसिक सी चीज़ है। तो यहाँ से एक और नया कंसेप्ट बन जाएगा, ये सेंटेंस गलत हुआ। अब इस सेंटेंस को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, द टीचर ट्रीटेड ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा तो लिख दिया हमने ऑल द स्टूडेंट्स, इस वर्ब के साथ लिख दिया। अब हमारा एडवर्ब बाद में लिखा जाएगा लविंगली। इतनी सी बात है, ठीक है। तो अब इस वाले पॉइंट के साथ हम ये कह सकते हैं, ये पहला पॉइंट हुआ हमारा, और बी पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि भाई अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी लिखा है तो पहले ऑब्जेक्ट आना चाहिए बच्चा, उसके बाद आना चाहिए हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम, इन तीनों में से कोई भी, ठीक है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, गॉड एवरीवेयर लिव्स। छोटा सा सेंटेंस है आपके सामने। भाई एवरीवेयर क्या है, हर जगह, मतलब वेयर का आंसर मिल रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ बच्चा। और अगर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ तो मैंने अभी क्या बताया, वर्ब के तुरंत बाद आना चाहिए। वर्ब क्या है हमारा, लिव्स, तो सेंटेंस गलत हो गया। सेंटेंस को सही अगर हम करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, गॉड लिव्स एवरीवेयर। ये छोटी छोटी चीज़ें आप सीखोगे तो ही बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को इकट्ठा कर पाओगे, ठीक है। एक और सेंटेंस हम देखते हैं, एक और सेंटेंस लिखते हैं हम कहीं को, जैसे रीना एडमिटेड फ्रैंकली हर मिस्टेक्स। अगर बच्चा देखो ये सेंटेंस इतना था, अगर ये सेंटेंस मैं ऐसे कर दूं, इतना सेंटेंस लिखा है रीना एडमिटेड फ्रैंकली, तो ये सेंटेंस सही है। क्यों, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद लिखा है हमारा एडवर्ब, एलवाई दिख रहा है आपको, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर है, मैनर बता रहा है, हाउ का आंसर मिल रहा है। अगर यहाँ ये लिखा है हर मिस्टेक्स, तो हर मिस्टेक्स क्या हुआ, रीना ने एडमिट किया वोट, हर मिस्टेक्स, वोट का आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट लिखा है तो हम इस ऑब्जेक्ट को वर्ब से अलग नहीं कर सकते। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें लिखना होगा रीना एडमिटेड हर मिस्टेक्स फ्रैंकली। ये होगा सही सेंटेंस, ये सेंटेंस गलत हुआ। इतनी बात समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम इसे मिटा दें यहाँ से। सेंटेंस है हमारा द स्टूडेंट्स आर देयर स्टैंडिंग, देयर स्टैंडिंग और स्टैंडिंग देयर। देयर क्या है बच्चा, देयर क्या है, देयर एक जगह है, जगह मतलब वेयर से मिलता है आंसर, और वेयर से आंसर मिलता है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। तो वो वर्ब के बाद ही आना चाहिए, वर्ब के पहले नहीं आना चाहिए। दिस सेंटेंस इज राइट एंड दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी बात थी, आप समझ पाए होंगे अच्छे से। भाई कहीं सेंटेंस लिखा हो इट इज हैवीली रेनिंग, इट इज हैवीली रेनिंग। भाई रेनिंग क्या है, वर्ब है, और हैवीली एलवाई लिखा है, बहुत ज़्यादा हुई। एक मैनर की बात हमने की, तो ये क्या हुआ, ये एडवर्ब हुआ। इसका एडवर्ब हुआ तो वो वर्ब के बाद आना चाहिए था, तो हैवीली यहाँ नहीं होना चाहिए, सेंटेंस होना चाहिए इट इज रेनिंग HEAVILY हैवीली, ठीक है। उम्मीद करूँगा ये क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे कई बार हम टाइम के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे कहीं सेंटेंस लिखा हो नेक्स्ट मंथ, कई बार हम यूज़ करते हैं इस तरह के सेंटेंस, नेक्स्ट मंथ ही विल गो टू दिल्ली। भाई नेक्स्ट मंथ क्या है, टाइम है, और टाइम अगर बता रहा है ये, तो टाइम क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। क्यों, क्योंकि इसने व्हेन का आंसर दिया है,
और व्हेन का आंसर देगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, वो होना चाहिए वर्ब के बाद। तो सेंटेंस लिखा है ही विल गो टू दिल्ली। अब देखो ध्यान से, ही विल गो टू दिल्ली। अब नेक्स्ट मंथ मैंने लास्ट में लिख दिया, नेक्स्ट मंथ मैंने लिख दिया लास्ट में, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे वर्ब तो गो है, गो के बाद ये क्यों नहीं आया। अब ये दिल्ली क्या है बच्चा, पहले मैं आपसे ये पता करना चाहता हूँ, इस बात को सीखते हैं, ये दिल्ली क्या है भाई। ही विल गो टू वेयर, वेयर का आंसर मिल रहा है ना ये भी, तो ये भी क्या हुआ, एक एडवर्ब हुआ, क्योंकि वेयर का आंसर मिल रहा है, तो ये हुआ एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस है, दिल्ली तो एक नाउन है बच्चा, बट इस सेंटेंस में ये यूज़ नहीं हुआ एज अ नाउन, ये यूज़ हुआ है एज एन एडवर्ब, एज एन एडवर्ब। इतनी बात समझ पा रहे हो ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हमसे गलती करा देती हैं। ये दिल्ली अपने आप में नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में ये जगह की तरह यूज़ हुआ है, तो यहाँ ये किसका काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का। तो ही विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ मैंने क्यों लिखा, आओ इस बात को भी सीखते हैं। भाई अगर मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ, किसकी, MPT, मैनर, प्लेस और टाइम की, तो इसी तरीके से जैसे लिखा है ये, इसी तरीके से सीक्वेंस होना चाहिए इनका। पहले मैनर होना चाहिए, फिर प्लेस होना चाहिए, फिर टाइम। समझ पा रहे हैं। एक सेंटेंस में अगर ये तीनों आ जाए या तीन में से कोई दो आ जाए, 2 आउट ऑफ 3 आ जाए, तो इनका सीक्वेंस यही होना चाहिए, पहले मैनर वाला एडवर्ब, फिर प्लेस वाला और फिर टाइम वाला। जैसे यहाँ लिखा है, पहले तो आया एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद आया एडवर्ब ऑफ टाइम, तो यहाँ एम तो नहीं है, तो एम को यहाँ हटा दिया हमने, बचा क्या, पीटी। तो पहले पी आना चाहिए, फिर टी आना चाहिए, इसलिए यहाँ दिल्ली पहले आएगा और नेक्स्ट मंथ बाद में आएगा। इतनी बात समझ पाए। इसी के साथ साथ हम एक और बात समझेंगे यहाँ से, ये जो MPT रूल, कई बार आप देखते हो ये MPT रूल है, ठीक है, इसे नोट कर लेना बच्चा वीडियो पॉज करके। जैसे गो, कम, अराइव, मतलब जहाँ भी हमें दिखाई देता है ये मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पहले P लिखा और फिर T लिखा और फिर M लिखा, मतलब ये जो मैनर है, ये मैनर बाद में आना चाहिए। किनके साथ, जब हम मूवमेंट वाली वर्ब्स की बात करते हैं, जिनमें जैसे ये मूवमेंट वाली वर्ब थी, तो पहले P और फिर T और फिर M। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लें हम, दे डिड इट at home carefully yesterday। ये सेंटेंस है। अब दे डिड इट एट होम, कहाँ किया, एट होम, तो कहाँ मतलब वेयर का आंसर मिला, और वेयर का आंसर आप जानते हो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। केयरफुली एक मैनर है, कैसे किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, तो ये मैनर है, तो एम से पता लगा। यस्टरडे कब किया, यस्टरडे, देन ये टी मिला, तो ये एम है, ये डी है और ये पी है। हम जानते हैं यहाँ सेंटेंस में मूवमेंट वाली कोई वर्ब नहीं है। अगर ये मूवमेंट वाली कोई भी वर्ब नहीं है तो हमें कॉन्सेप्ट कौन सा फॉलो करना होगा, MPT। तो सेंटेंस सही होना चाहिए, दे डिड इट केयरफुली। क्यों, क्योंकि उन्होंने किया ना अच्छे से, तो पहले अच्छे से आना चाहिए, तो केयरफुली, क्योंकि इसका कनेक्शन किसके साथ है, इस वर्ब के साथ, इस काम के साथ। केयरफुली एम हो गया हमारा, उसके बाद पी आएगा, पी क्या है हमारा, एट होम, एट होम कब, यस्टरडे। ये समझ में आ रहा है ना आपको, ये सेंटेंस सही होगा, ये सेंटेंस गलत होगा। इसी तरह का एक और सेंटेंस अगर हम इस तरह का लेकर दें, जैसे मैं लिखूं एक सेंटेंस, आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट केयरफुली टू दिल्ली यस्टरडे। इसी तरह का एक छोटा सा सेंटेंस लिया मैंने, यस्टरडे टाइम है, केयरफुली मैनर है, टू दिल्ली प्लेस है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जैसे हमने देखा यहाँ मूवमेंट वाली वर्ब आई, तो मूवमेंट वाली वर्ब से याद आया भाई वेंट का कनेक्शन दिल्ली के साथ रहेगा ना, दिल्ली को हम अलग तो नहीं कर सकते इन दोनों को। समझ पा रहे हैं बात को। तो सेंटेंस गलत हुआ, जबकि MPT तो ये फॉलो करता है। अगर हम ये कहें ये रूल है तो फिर ये एक्सेप्शन हो जाएगा। नहीं, इन चीज़ों को समझना है, क्योंकि हमने वेंट के साथ दिल्ली को जोड़ना ही जोड़ना है, उसे हम अलग नहीं कर सकते। तो सेंटेंस बनेगा आई वेंट टू दिल्ली
P हो गया, उसके बाद M होगा केयरफुली यस्टरडे। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ पाए? आप इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम इज एम आर की बात करते हैं, इज एम आर, वॉज, वर, इन सब के साथ कोई अगर एडवर्ब हमें लिखना होता है तो जो एडवर्ब आएगा वो इन सब के तुरंत बाद लिखा जाएगा। जो एडवर्ब होगा वो इन सब के तुरंत बाद, चाहे वो कोई भी एडवर्ब हो, इन सब के तुरंत बाद लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, वी आर जस्ट ऑफ। ठीक है, हमने जस्ट को आर के तुरंत बाद लिखा। एक और सेंटेंस देख सकते हैं हम, जैसे कोई सेंटेंस है, आई एम नेवर लेट फॉर क्लासेस। ठीक है, जैसे हमने देखा एम लिखा है और एक एडवर्ब लिखा है, तो हम ये नहीं कह सकते आई नेवर एम या आई एम लेट नेवर। इन तरह के सेंटेंस हम नहीं लिख सकते, वो सारे सेंटेंस गलत होंगे। हमें जैसे ही देखना होगा इज एम आर वॉज वर लिखा है, तो उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा? एडवर्ब। एडवर्ब हम इन सबके तुरंत बाद लिखेंगे। इतनी बात समझ पाए? एक और पॉइंट देखेंगे हम, जब हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब समझाया था मैंने आपको, जहाँ फ्रीक्वेंसी की बात आती है मतलब हाउ ऑफन का पता लगता है। और उनके साथ साथ कुछ और एडवर्ब हैं, जैसे लाइक, ऑलमोस्ट। इन सारे हम एडवर्ब्स को यूज़ करते हैं एक वर्ब के जस्ट पहले, एक वर्ब के जस्ट पहले। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, देखो एग्जांपल है, आई हैव टोल्ड हिम टू राइट नीटली ऑफन। अभी मैंने आपको क्या बताया, जब हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी से याद आया, वहाँ लिखा है ऑफन। ऑफन मतलब हाउ ऑफन, ये तो बताया था मैंने आपको। हाउ ऑफन का पता लगा ऑफन से, तो ऑफन हुआ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ आना चाहिए? एक वर्ब के जस्ट पहले आना चाहिए। तो वर्ब क्या है सेंटेंस में? टोल्ड। टोल्ड है ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब हुआ यहाँ, तो मेन वर्ब से पहले आना चाहिए, मतलब ऑफन की जगह यहाँ नहीं होनी चाहिए, ऑफन यहाँ होना चाहिए। सेंटेंस बनेगा बच्चा, आई हैव ऑफन टोल्ड हिम टू राइट नीटली। एक और उसमें एडवर्ब लिखा है नीटली। अब नीटली कैसा एडवर्ब है ये आप समझते हो, कहाँ आना चाहिए, किस वर्ब के बाद आना चाहिए, ये भी आप समझते हो, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया है। नीटली वो मैनर है, यहाँ हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ हिम लिखा है, तो इसके बाद आना चाहिए। फिर टू राइट भी इसी से जुड़ा हुआ पार्ट है, इसलिए हम उसे बाद में लिखेंगे। ठीक है, एक और सेंटेंस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इस तरह का सेंटेंस एसएससी में पूछा गया है, वी हैव यूजुअली ब्रेकफास्ट एट 9। अब देखो यहाँ लिखा है हैव। अब ये हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है, हाँ या ना? भाई इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना हैव, वहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा था। वी हैव बोलते हैं ना, वी हैव लेते हैं, ठीक है, एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। और अगर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, यूजुअली क्या है? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, तो कहाँ आना चाहिए? वर्ब से एकदम पहले आना चाहिए ये एडवर्ब। तो ये यूजुअली यहाँ ना आकर सेंटेंस क्या बनेगा? वी यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट 9। ये होगा सही सेंटेंस। ठीक है, एक और चीज़ समझो, ये भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इसका यूज़ होगा अलग अलग तरह से। आप देखते हो हैव टू, यूज्ड टू, वांट टू, इस तरह के, विश टू, एम टू, इस तरह के। तो याद रखेंगे जो एडवर्ब होगी वो इनसे जस्ट पहले लिखी जाएगी, एडवर्ब इनसे पहले लिखी जाएगी। जैसे सेंटेंस लिखता हूँ मैं, I usually used to take milk। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, आई यूज टू यूजुअली टेक, या टेक यूजुअली, या यूजुअली को सेंटेंस के एंड में ले जाकर रख दूं, तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि यूज टू लिखा है तो यूज टू हो, हैव टू हो, इन सबसे पहले आना चाहिए हमारा एडवर्ब। ठीक है बच्चा।